चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर। मानक बाई डुबकी लगा आईं। वो वापसी के लिए उठे। एक नीचे से हरे भरे टीले पर भूरा मुख्तसर इमाम बाड़ा नज़र आया। अंदर एक सुर्ख ताज़िया रखा था। करबला, ज़हूरन बुआ ने बतलाया, हम सुन्नत जमात लोगन की। मुतअद्दिद ताज़िये हरी ज़मीन में नीम मदफून बड़े ही उदास से लगे। विक्की मियाँ ठिठक गए। अजीब बात है, वो चंद सेकंड के तवक्कुफ़ के बाद चारों तरफ देखकर बोले, इस भूरी इमारत के अंदर रखा ये तन्हा सुर्ख ताज़िया और मैक्सिको के सुनसान खंडर। अचानक वही पुरस्रार सी फ़िज़ा। खंडर बारौनक भी होते हैं? हकीकत पसंद परवीन ने छतरी खोलते हुए पूछा। तारीख़ के अंदरूनी मज़ाहिर की रूह यकसां है। और विक्की भैया, ये अंदरूनी मज़ाहिर क्या होते हैं? एहराम, बालबक, पेटरा। तुम हम सब का इस धूप में पेटरा ना करो, चलो आगे बढ़ो। परवीन ने बड़े भाई को प्यार से डांटा। हरी आबी नीली निखरी सी बेकिनार खामोशी में एक बच्चे की साफ नई नवेली आवाज़ बुलंद हुई। वो इमाम बाड़े के पीछे अकेला बैठा तन्हा तुंद ही से 15 का पहाड़ा रट रहा था। चौका 60, पछे 75, 6 91, 7 5, 8 20, 9 35, दही का दहना 150। ए मंजूर भैया चलो, किसी औरत ने दूर से पुकारा। आए अम्मा। वो पुश्ते पर से कूद कर ताल की तरफ भागा और अपने घर वालों के साथ चलता जंगल की हरियाली में खो गया। अजब है रविश और अजब बाग है, पिंकी गुनगुनाए। तीनों नौजवान अहदे शुजाउद्दौला के रुकू को कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीढ़ियाँ उतरे। दोनों भाई नंगे सर। फरामरोज़ मजूसी ने रुमाल बांध रखा था। पगडंडी पर मामू भांजी टहलते नज़र आए। तीनों ने नज़दीक पहुंचकर विक्की को सलाम किया। अजब है रवेश, पिंकी फिर गुनगुनाए। मामू मियाँ, कल मुंडदे की स्टेज पर कोई गवैया अलाप रहा था, हमें दूर से सुनाई दिया। कल से हम फरीकार मिस्ट्रेस ईस्ट ढूंढते फिर रहे हैं। शायद शेख ज़ाहिर अली के रोज़ हाउस का मोतीफ भी यहीं से मिल जाए। तुगलक से लेकर जान कंपनी तक की तामीरात तो यहाँ मौजूद हैं। वो पांचों एक डीप स्मिथ की तरफ बढ़े। सूरज डूब रहा था। जंगलों और खेतों में पिंकी ने बात जारी रखी। ऐसे मीनार देखे जिनके लिए कहा गया कि वो मैदान जिहाद के मिलिट्री टावर थे। गाजी मियाँ की शहादत के बाद ज़ोहरा बीबी ने बतौर यादगार तामीर करवाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ने जांच पड़ताल के लिए तामीर किए थे। ये आखिरी बात हमें दुरुस्त लगी, लेकिन इसरारियों ही जन्म लेते हैं। बहुत से असली भी होते हैं यार, फिली ने कहा। पुराने बंगाल के मंदर मुठ देखो। सॉलिड मिस्ट्री, वो नामालूम कैफियत जो महसूस करने के अलावा दिखलाई भी देती है। सॉलिड, वो मुग़ल इमारतों में नहीं है, सल्तनत पीरियड में बेहद। क्या महज ज़माने का फ़ासला ये मिस्ट्री पैदा करता है? और वो कौन सा लतीफ़ तर उनसर है मामू मियाँ, जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के फ़नकारों और मेमारों के बिल्कुल अंदरूनी विज़न को एक दूसरे से मुमय्यज़ करता है? पिंकी ने सवाल किया। महज नस्ली हाफ़िज़ा और कौमी मिजाज और जोग्राफियाई और तहज़ीबी माहौल? अंकल विक्की, वो क्या शय है? वो एक्स्ट्रा चीज़ जो यूरोपियन और रूसी आर्टिस्टों से बच्चों की परस्तानी कहानियों के इलस्ट्रेशन बनवाती है। क्या महज तख्लीकी तख़य्युल? मम्मी कहती हैं बिंदराबिन में झावनी के किनारे झाव के पेड़ लगे हुए हैं और सुनने वालों को चांदनी रातों में वहाँ दूर कहीं बांसुरी बजती सुनाई दे जाती है। फिली भी गया काम से, माँ का असर कब तक ना होता? पिंकी ने डिक्की को चुपके से मुखातिब किया। सफ़िया दिखलाई पड़ी।
حسب عادت گروہ سے الگ ہو کر ایک پیڑ کے نیچے عزلت نشیں تھیں۔ صفیہ، ہم بھی یہاں بیٹھ جاویں؟ وکی میاں نے نرمی سے دریافت کیا۔ انہوں نے سر نہویڑا اور معذور بازو پر آنچل لپیٹا اور ذرا سی سرک گئیں۔ وکی میاں کا جی بھر آیا۔ وہ اب آرینک صحائف کے مصنف ایک قدیم رشی کی طرح درخت کے سائے میں بیٹھے گویا کسی اپنشد کا درس دے رہے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں گرو نے ارشاد کیا، ایک بڑے بزرگ میر محمد ماہ رحمہ اللہ شاید اسی جگہ کٹی بنا کر رہتے ہوں گے۔ عجب یہ روش اور عجب باغ ہے۔ پنکی پھر گنگنائے۔ کل رانا صاحب نے ہمیں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ والدہ سلطان نے منت مانی تھی کہ فیروز جنگ ٹھٹھہ سے کامران لوٹے تو ٹھٹھہ فیروزہ چونکیں، بہرائچ کے اس باغ میں ٹھٹھہ کہاں سے آ گیا؟ جامِ فیروز سلطان فیروز سے مل گئے تھے، گھمسان کا رند پڑا۔ فتح یاب ہو کر سلطان حاضری دینے یہاں آئے اور میر محمد ماہ علیہ الرحمہ سے ملاقاتی ہوئے۔ جب رانا صاحب یہ قصہ گوش گزار کر رہے تھے، ہم نے سوچا جام فیروز، جام تماچی، سرسا مندری افسانہ، وقایۂ فیروز شاہی افسانہ، اور جب رومانس سے بھیڑ جائے تب بھی خون ریزی۔ وکی میاں دفتن خاموش ہو گئے۔ جام صاحب وانگر کرکٹ کے مشہور کھلاڑی تھے نا؟ فیروزہ کی آواز نے سکوت منتشر کیا۔ پنکی محظوظ ہوئے۔ فیری، تمہارے سوالات لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ میر محمد ماہ اور سلطان فیروز شاہ کی حکایت نہیں بتلائی؟ ڈنکی نے یاد دلایا۔ کرامات کے متعلق تھی، تم لوگوں کے ورلڈ ویو سے باہر۔ سورج ڈوبا، مدھم کرنوں میں زیارت گاہ مزید چند لمحات تک دمکتی رہی۔ وکی میاں کہنے لگے، جس مقام پر صدیوں تلک محض عبادت کی جاوے وہاں کی ٹون مختلف سی ہو جاتی ہے۔ اسے آلڈس ہیکسلے وائٹ میجک کہتا ہے۔ یہ جگہ خالص خاموشی کا ایک جزیرہ سا نہیں ہے؟ نمائش گاہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے اور زیادہ لوگ ادھر آتے نہیں۔ پنکی نے ڈنکی سے سرگوشی کی۔ فلی ہنوز رومال سے سر ڈھانپے بغور سن رہا تھا۔ قدیم مسجدیں اور قدیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت گاہیں، وہ کہتے رہے، قصبات میں بھی ایک عجیب کیفیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ سایہ دار کہنہ درختوں اور ہرے کھیتوں میں گھری، اندر خنک رنگی چٹائیوں پر بیٹھے نمازی، نیل گوں حوض، اوپر کھرنی اور مولسری کی سرسراتی ڈالیاں، گویا شیشہ پانی ندی کی سطح پر ماورائی تصورات کا عکس۔ شیشہ پانی؟ پنکی نے گھڑی دیکھی۔ راتوں رات ہی ادھر نکلنے۔ یہ بے مایہ بے علم خلقت۔ ماموں نے میلے کی سمت اشارہ کیا۔ اس مخفی جہت کو چھو لیتی ہے۔ میں بھی چھو لیتا ہوں انکل، فلی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم کیوں کٹ گئے؟ فیروزہ نے سوال کیا۔ مکمل طور پر نہیں، مجھے یقین ہے تمہاری ہڑدنگی جنریشن کم از کم لمحاتی طور پر اس کائنات سے ایک رابطہ سا محسوس کر سکتی ہے۔ احساس تشخص کے لحاظ سے یقیناً، تخلیقی تخیل کے وسیلے سے شاید، لیکن جسے آپ وجدان، عرفان وغیرہ کہتے ہیں اس کے ذریعے مجھے افسوس ہے کہ نہیں، فیروزہ نے جواب دیا اور آم کے ہرے پتے پر رینگتے چونٹے پر نظریں جمائیں۔ برابر کے میدان میں تماشا گاہ جگمگا اٹھی، سرکس اور کارنیول کے تمبو، مداریوں کے ٹانڈے، تماشا گروں کی خیمہ گاہ۔ شنکر شمبھو قوال، ایک کنات کے پیچھے سے آواز آئی۔ خلیفہ جی؟ ہاں خان صاحب، کہے جاؤ۔ لڑکے سے تو تھے دونوں بھئیے،
इसी जगह इनको लैला मजनू के सवांग में देखा। खान साहब, पहले आदमी का टाइम उतर की तुरियों उड़ जाता था, फिर आदमी खुद। हुक्के की गुड़गड़ाहट। खान साहब, हाँ खलीफा जी, कल शाम एक अदद बम्बिया जेंटलमैन घुरवा गाड़ी में आ धमके। कारवान कार कहो खलीफा जी। हाँ हाँ वही। नवाब साहब गुड़भेली ने आँख का नशा के शो से खुश होकर अब्बा को बख्श दी थी। इन मरहूम ने अर्ज़ की, सरकार, इस महल रवा के लिए मोटर खाना भी सुलेमानी होवे और मोटर खाना होवे तो बंगला। फरमाया, हाफिज़ छिद्दा, हमारी तबीयत खुश करते रहोगे तो वो भी मिल जाएगा। खींचियो मता खां साहब। तब का वाक़या है जब पहाड़ पर हरजायंस की 3 बराबर बराबर की कोठियों, उनकी 3 मंजूर नज़र एक वक्त में रौनक अफरोज़ थीं। तस्नीम बानो, दीनार अख्तर और कलकत्ते की किट्टी, एंग्लो इंडियन। खां साहब, रात गई बात गई। हमारे भी बड़े नक्शे थे खलीफा जी। इस कारवान कार पर अल्लाह बख्शे अब्बा जी के साथ लाहौर तलक घूमे। वहाँ रावी रोड पर एक तरफ हमारा कैंप, दूसरी तरफ जहाँ आरा कंपनी में कजन के जलवे। अब्बा ने गाड़ी पर इंग्लिश में लिखवा रखा था, दिल फरोश थिएटर्स, डॉन वैली। जब हमारा टाइम बिगड़ा उसे बेचना पड़ा। फ़िलहाल का माजरा सुनो खां साहब। वो साहब दिख्यारे दिहाड़ी दिहाड़न को ढूंढते इधर आए थे, यहाँ टकरा गईं। डबेगनी लाडो पीछे पड़ गईं। सेठ सुन्नी, मैं चांस दिला दो, हमें संग ले चलो। विन ने मना तो कर दिया पर अपना कार दे गए। हुक्के की गुड़गुड़ाहट। चिश्तियों का एक वजीफ़ा हैगा, आज कल परसों उड़ जा भुनभेरी सावन आया। खां साहब, लाडो उड़ी और बुढ़िया बैठी। दिल फरोश टानक कंपनी। कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापसी पर कनात के सामने से गुज़रते हुए फ़िरोज़ा ने कहा, सरहद नेपाल पर रायप्ती की शाख, शीशा पानी के किनारे वो सब सैरो शिकार में मशगूल थे जब एक सफ़ेद कारवान कार हरे पेड़ों में चमकी। विजय माता फाउंडेशन, सान फ्रेंडो वैली। डिंकी ने काला चश्मा उतारकर बाआवाज़े बुलंद पढ़ा। उदक ज़बाने बोलते चंद लामा ज़ाहिर हुए, फ़ौरन बदेसी वज़ाह के बढ़िया ख़ैमे नस्ब करने में जुट गए। फिर एक स्मार्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव नुमा नौजवान, आखिर में एक सुरसुंदरी कदीम रोमन वज़ा का टोगा, ज़ाफ़रानी जज्बात से आरी, किताबी चेहरा, छरेरा लाबना कद, गोया रोम की कोई फ़ैशन मॉडल। इसने एक पाँव नदी के पानी में डाला और चट्टान पर बैठकर फिलफौर ललत आसन जमा लिया। कॉलेज के छोकरों वाले शरीर तजस्सुस के साथ दोनों कज़न ज़रा फासले पर टहलने लगे। एक जानिब फिली ढूंढी मछलियाँ पकड़ने के बाद नौवारिदों से मुलाकात कर रहा था। बाग बाग लौटा। यार, तुम यकीन कर सकते हो कि इस टोली में एक रेड इंडियन लामा भी है। विक्की फूलों की तस्वीरें खींचकर वापस आए। बानका मुफ्ती पोश इनकी तरफ बढ़ा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। अनारकली झील वाले बनारसी पारचा फरोश की तरह उसने भी अपना कार्ड पेश किया। इब्ने बहार, पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइज़र्स, बहार एडवर्टाइजिंग, फोर्ट बम्बई। विक्की मुस्कुराए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान ने बाछें खिलाकर दोनों हाथों से मुसाफा किया। सतह समंदर से इतनी बुलंदी और इतने फासले पर। वालिद साहब बखैरियत हैं? लड़का चकराया। 30 बरस का वक्फा ना गुजरा होता तो हम समझते बहादुर साहब ही तुलू हो गए। अब तो वो माशाल्लाह एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं। मुलाकात एक ही बार सरसरी सी हुई थी।
बॉबी की दावत वलीमा का जिक्र मुनासिब ना समझा। जवान भी ताड़ गया। जी, उसी रवानी और सलासत से जवाब दिया। उस वक्त वो सनोबर कंपनी के बदहाल मैनेजर और सॉन्ग राइटर थे। अक्सर इस यादगार जलसे का जिक्र करते थे। विकी मियाँ अजनबी के मोतरफ हुए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी काया पलट के बाद पुराने वाकिफ़कारों से आंखें ना चुराते हों। नौकरों ने दस्तरखान बिछाया। ख़वातीन जो इधर उधर निकल गई थीं वापस बुलाई गईं। पिंकी ने इब्ने बहार का इनसे तारुफ़ करवाया। वो एक लसान आदमी था और अपने लिए निहायत मुनासिब पेशा उसने मुंतखब किया था। दौरान ताम उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। सीख पर, शीश पर, छोटा सुरखाब, उसका पर हमें दीजिएगा, साथ ले जाएंगे, बल्कि हम इसे अपना लोगो और स्लोगन बना लेंगे। हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए, हम आपकी टोपी में सुरखाब का पर लगा देंगे। राजा साहब, एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक अजीब दुनिया है। गुज़िश्ता बरस हम अब्बा के साथ एक बड़े यूरोपियन शहर में एक इंडियन रेस्तोरां के अंदर गए। दरवाजे ही पर राधा कृष्णा शिव पार्वती गणेश जी, मालिक एक NRP नौजवान निकला। हमने तस्वीरों की तरफ इशारा किया। बोला, पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि इस शहर में कुफ़ारो हिंद बकसरत आबाद हैं। हमें महवे हैरत पाकर वालिद ने कहा, फ़र्जंदे मन, जानना चाहिए कि नज़रियाती कट्टरपन इन्हीं के अरबाब हिकमत तक महदूद है जो हुनूज़ वतन में मुकीम हैं। बाहर पैसा कमाने और गोरों से मुकाबले के मामले में NRP, NRI मफाद तकरीबन यकसां हैं, इल्ला क्रिकेट मैच के, जब वो एक अज़दहा कसीर में तब्दील होकर एक दूसरे को गालियां देते हैं और जो जंगल की कबायली नफ्सियात पर लौट जाते हैं। आपका इस फाउंडेशन से भी कुछ ताल्लुक़ है? फिली ने पूछा। जी नहीं, महज गैर फिल्मी शो बिज़नेस, क्लासिकल डांसर्स वगैरह। लेकिन अब्बा ने फरमाया, बेटा, मैंने सारी उम्र उर्दू की रोटी खाई है और उर्दू वालों के लिए भी कुछ करो। हम फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता उर्दू वालों को तो मज़ीद शोहरत की हाजत है ही नहीं। अलबत्ता जो गैर फिल्मी राइटर पोएट लोग हैं, अगर वो अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं तो निहायत भोंडेपन से। मज़ीद बरा उनके पास पैसा भी नहीं है और अगर है भी ट्राउट। वाह वाह, फरमाया, तुमने एक ज़ेली सीफ़ा अपने दफ्तर में उर्दू अहले कलम की खातिर कायम कर लो, वाजिबी मुआवजे पर, क्योंकि मैं उर्दू की रोटी। चुनाचे वालिद मोहतरम को खुश करने के लिए हमने एक उर्दू कॉपीराइटर इंगेज किया जो बुध बहारती में जिंगल्स लिखता था। पामाल तौसीफ़ी अल्फाज और जुमलों पर मुश्तमिल मज़ामीन के बजाय ओरिजिनल किस्म के राइटअप उससे लिखवाए। नमूनतन उनको चुनिंदा अहले कलम की खिदमत में अरसाल करने के इरादे से इनकी फहरिस्त बनाई। फिर दफ्तर में महफूज रखने और बवक्त ज़रूरत काम आने के लिए बसिलसिलाए दफ़ियात एक इबारत कलम बंद करने का ख्याल आया। इसी असना में हमें बाहर जाना पड़ा। हम उस होनहार नौजवान से कहते गए कि तुम्हारी हिदायत की खातिर अलहदा कागज़ पर एक इबारत तहरीर किए जा रहे हैं, ताकि याद रखो कि इस अंदाज में हरगिज़ ना लिखना। मरहूम अपनी ज़ात से अंजुमन थे। उनकी बेवक्त रहलत से अदब में जो खला पैदा हुआ है वो पुर होना मुश्किल है, बिलखसूस आज जबकि गरीब उर्दू ऐसे नाजुक हालात से दो चार है। ज़रूरी है कि मरहूम के तमाम नसरी, शेरी, तनकीदी कारनामों का सैर हासिल जायज़ा लिया जाए ताकि उनके सही अदबी मकाम का तयन वगैरह। वो पर्चा हम कॉपी राइटर की मेज़ पर रख कर एयरपोर्ट चले गए। दूसरे रोज़ वो भी दफ्तर नहीं आया। एक गुजराती पट्टे वाले ने उठाकर वो कागज़ आउट की ट्रे में डाल दिया। मराठे डिस्पैच क्लर्क ने
اس کی زیرو کس نقلیں بنا کر ان پتوں پر پوسٹ کر دیں جن کی لسٹ اسے دی گئی تھی، لہٰذا صیغہ اردو شروع ہونے سے قبل ہی غتربود ہو گیا۔ جواباً جو خطوط ہمیں موصول ہوئے ان میں ابا کے حوالے سے ہمیں پسرِ نوح لکھا گیا تھا۔ ابن بہار نے سرد آہ کھینچی۔ سامعین ہنس پڑے۔ ادھر کیسے آ نکلے؟ پنکی نے سوال کیا۔ والد صاحب اسکاٹ لینڈ میں ہیں، وہاں انہیں ریڈ روز کیس کے فیصلے کی خبر ملی۔ ہمیں ٹرنک کال کیا کہ معلوم ہوا ہے ماسٹر جی بے یار و مددگار لکھنؤ میں پڑے ہیں، فوراً جاؤ اور بائی ایران کو بمبئی واپس لے آؤ۔ ایسے باوفا دوست، وکی میاں نے پھر داد دی۔ ہم جھٹ پٹ ان کے پتے پر لکھنؤ پہنچے، معلوم ہوا وہ بہرائچ چل دیے۔ لیکن یہ وجے ماتا کا کیا سین ہے؟ پنکی نے دلچسپی سے پوچھا۔ لکھنؤ میں ہم جس ہوٹل میں اترے یہ وہیں مقیم تھے، خزانے کی تلاش میں ادھر آئی ہیں۔ آپ کا یہ بیان صراحت طلب ہے۔ ان کی نارنجی پوشاک پیرس میں ڈیزائن کی جاتی ہے، ایک فرانسیسی مشاطہ ان کے ذاتی اسٹاف پر ہے، 3 معروف یورپین موسیقاروں نے ان کے قصیدے کمپوز کیے ہیں۔ روحانی قصہ مختصر یہ بہت اچھی جا رہی ہیں، مگر کہنے لگیں جی کو چین نہیں۔ ہم نے کہا آپ دوسروں کو آتما کا سکھ بانٹتی ہیں اور خود بیکل؟ کہنے لگیں خزانہ نہیں ملا۔ ہم سمجھے روحانی بات کر رہی ہیں۔ ہم نے کہا وہ بھی مل جائے گا، ابھی آپ کا سن ہی کیا ہے؟ مرزا صاحب ہمارے جہان گشت والد نے ایک بار تقیہ کرا دولت جان بابا ایشیائے کوچک میں ایک شیخ سے ملاقات کی جو بہادر صاحب وجا ماتے جی، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں۔ باپ تحصیلدار تھے، سیدھے سادے سناتن دھرم آدمی۔ یہ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ تبادلہ ان کے والد کا ایک نیم کوہستانی تحصیل کا ہوا، جہاں ایک کھنڈر ایسی کوٹھی عرصے سے خالی پڑی تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا کہ اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ وکی چونک اٹھے۔ اس پہاڑی قصبے کا نام کیا تھا؟ حذف کر گئیں۔ اسرار پرست خاتون ہیں اور تان تڑک بدہسٹ اسرار اتھا۔ تو یہ کنبہ اس میں رہنے لگا۔ کوئی غیر معمولی بات وقوع پذیر نہ ہوئی، از قسم بھوت پریت وغیرہ۔ البتہ چند مقامی باشندوں نے کہا اس کے احاطے میں پیڑ تلے بڑا زبردست خزانہ دفن ہے۔ ترائی کے مسلمان عامل دفینوں کا پتہ نشان بتلانے کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پیڑ پر ایک اوگھڑ رہتا ہے۔ اوگھڑ کیا؟ ڈنکی نے پنکی سے سرگوشی کی۔ اور دفینے کے مٹکے پرسیش ناگ۔ فیروزہ نے پھریری سی لی۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے ٹھان لی کہ وہ گنجینا ڈھونڈ کر دم لیں گی۔ دہی والی، لونا وغیرہ قدیم جادوگرنیوں کے نام لیواؤں سے ملیں۔ شام جادو پہاڑ ضلع کامروپ آسام پہنچیں، پھر بنگال اور تبت کے جنتر منتر تنتر میں چلی گئیں، لیکن کہتی ہیں کہ ہمیشہ ایک آنچ کسر رہ گئی، چنانچہ یہ بھی NRI بن گئیں۔ کہنے لگیں ہے او سنت پتر، ہم ایک ایسے جگ میں جیوت ہیں جس میں ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ ایک ارب کھرب پتی اوم نموشو یاہ کا جاپ کر رہا ہے، مادام جہان سادات برہما کماریوں کی مداح ہیں اور تلک دہاری روسی ماسکو کی سڑکوں پر ہرے راما ہرے کرشنا الاپتے پھرتے ہیں۔ اب کیا ممکن نہیں؟ خزانہ مل جائے تو میں ساری دنیا میں پیتاری کی پرستش عام کر دوں۔ میں نے کہا بغرض محال وہ دفینہ موجود ہے اور آپ کے ہاتھ بھی لگ گیا۔
तो कानूनन बहक सरकार ज़ब्त होगा। उन्होंने मेरी बात गैर ज़रूरी समझकर सुनी अनसुनी कर दी कि उनके नज़दीक सारी दुनिया ही गैर ज़रूरी है। कहने लगी, कुमार बसंत मास्को क्या चीज़ है? अब तलक अल्बानिया में धार्मिक परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं तराना पहुंचकर दिखाऊंगी। यानी पहले ख़जाना फिर तराना। हमने कहा, माता की जय हो। हम भी एक गुमशुदा गंज घरानमा ये की खोज में निकले हैं। दो बूढ़े बेखानमा खस्ता जान सितमज़दा मियाँ बीवी। हम बहराइच जा रहे हैं। आप भी चलिए। पहले आस्ताने पर हाज़री दीजिए, बाद अज़ां ऊपर जंगलात में जाकर तुराई के मतलूबा आमिल खोजिए। चुनाचे उनके चल भवन पर बहराइच तशरीफ़ पहुँचे। मेला छान डाला, लाउड स्पीकर पर ऐलान करवाए। फिर एक नाज़नी हम शक्ल सिरी देवी अलमौसूम बलाडो तेलन से मुलाकात हुई। सामेईन मबहूत रहे। वालिद मोहतरम अपनी जादू की छड़ी घुमाकर लाडो तेलन को तीला तलगाओ कर बना देते कि एक वक्त सनोबर्टी वी एंड वीडियो फिल्म्स फ्लोट करने का इरादा रखते थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब वो थक गए हैं और फ़िलहाल ग्लासगो में अपने उर्दू यजमानों के यहाँ आराम कर रहे हैं। थिएटर वाली बोली, कौन जाने वो कुंबा किस बस पर बैठा और किधर गया। इस भीड़ भड़के में कौन देखता है और किसे परवाह। इब्ने बहार चुप हो गए। लंच के बाद हाथ धोने की गर्ज से इन सब ने दरिया का रुख किया। वो भी अचानक उदास हो गए थे और कोई किसी से बात करने को आमादा ना था। कैसा सर्द और खुशगवार पानी। इब्ने बहार ने नदी में हाथ डुबोकर कुछ देर बाद इजहार ख्याल किया। विकी मियाँ ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई। हाँ, इस मकाम का आबोतर अब भी मुख्तलिफ है। और देखो, ये शीशा पानी नदी इतनी मुसफ़्फ़ा और शफ़ाफ़ है कि सुई गिरे तो नज़र आ जाए। वो दोनों भी इस नदी की तरह थे, राजा साहब पाकीज़ा और शफ़ाफ़। न जाने क्यों, मगर हमारा दिल कह रहा है कि अब वो ज़िंदा नहीं। नदी का मुतरन्नम पानी बहा किया। परिंदे फ़ज़ा में चक्कर काट रहे थे। तुम्हारी तरफ पैरे हैं चांदनी और लाल सुरे। ताज़ा हवा में जंगली गुलाब की खुशबू रची हुई थी और चांदनी बेगम, विकी मियाँ ने नदी पर झुककर आबे रवां को मुखातिब किया। क्या वो तुम्हारी उजाड़ कोठी थी जो विजय माता की मिल्कियत बनी, और वो खाली दफीरा जो किसी को आज तक ना मिला है ना मिलेगा? क्या वो तुम्हारी कोठी थी? जर्द रंग की बड़ी सी तितली आकर एक झाड़ पर बैठ गई। गोया जवाबन कहती हो, इस इलाके में सैकड़ों कस्बें हैं और अनगिनत पुरानी कोठियाँ। अपने जहन को खामखा के गैर ज़रूरी वसवसों और लाहासिल क़यास आराइयों से खाली करो। अगर वो चांदनी का मकान था भी तो फिर। उन्होंने गीली रेत पर उंगली से लिखा, बंदा कमतरीन वक़ार हुसैन, जो अभी जिंदों में से हूँ। मैं भी एक रोज़ इस तरफ आ निकला था। फिर उन्होंने चारों तरफ फैले सरसब्ज मंजर पर निगाह दौड़ाई और ऊंची आवाज़ में पुकारे, ये एक जंगल का सहीफ़ा है जो ख़त गुलजार ने में लिखा है। कोई इनकी बात ना समझा।